हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड वीडियो जा रहे हैं हम लोग बनाने। फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया था कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो वो सभी हम लोगों ने स्टडी पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टडी कूलम्ब्स लॉ के बारे में करेंगे। तो ये एक ऐसा लॉ है कि चार्ज जो होता है उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है और जिस ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है उसके बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस, इन तीनों कंपोनेंट का रिलेशन शो करता है। तो वही हम यहाँ पे बताए हुए हैं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए, इसके अंदर भी कुछ चार्ज होगा, इसके अंदर भी कुछ चार्ज होगा। अब हो सकता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाए, अब इसके चार्ज पर डिपेंड होता है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हैं, तो इसके बीच में कोई डिस्टेंस तो होगा ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे मेनली हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस और इनके ऊपर जो चार्ज है वो, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये इन तीनों के बीच में रिलेशन हम लोग इस कूलम्ब्स लॉ के अनुसार स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमें चार्ज तो चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट वी कंसीडर टू चार्जेस। हमने यहाँ पे दो चार्ज माना और वो एक चार्ज को मान लिए Q1 एंड अदर चार्ज को हमने मान लिया Q2। इतना समझ में आ गया? तो हमने दो चार्ज को लिया, एक को मान लिया Q1 और एक को मान लिया Q2। अब ये दोनों चार्ज दो स्थान पे होंगे तो उसके बीच में डिस्टेंस तो कुछ होगा ही, तो यहाँ पे और मान लेते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उसको हमने R मान लिया। R मानिए तो या S मानिए तो बात एक ही होता है, R D S, इसमें से कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, हम R मान के यहाँ पे चलते हैं। तो हमने दो चार्ज को Q1 एंड Q2 मान लिया और उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने R मान लिया। अब इनके अनुसार, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार यहाँ पे एक मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने A रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के पास भी तो कुछ चार्ज होगा ना, तो इसके पास मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, इसके पास कौन सा चार्ज होगा, Q1 चार्ज है। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को हमने B मान लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या माना, B माना, और इसके पास भी कुछ चार्ज होगा तो उसे Q2 मान लीजिए। हमने Q1 एंड Q2 चार्ज माने थे, तो A ऑब्जेक्ट के पास Q1 चार्ज है और B ऑब्जेक्ट के पास Q2 चार्ज है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, या बीच का डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हमने R मान लिया। इस डिस्टेंस को हमने क्या माना होगा, R मान लिया। इसका मतलब इसके और इसके जो बीच का ये डिस्टेंस है, इसे हमने क्या माना, R मान लिया। अब इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी है चार्ज, इसका मतलब ये भी अपना फोर्स लगाएगा। इसका मतलब जो बॉडी A है ये अपना क्या लगाएगा होगा, फोर्स लगाएगा। ये अपना फोर्स इधर लगाएगा और ये भी अपना फोर्स इधर लगाएगा। तो ये अपना फोर्स इस ऑब्जेक्ट के पास लगाएगा, ये अपना फोर्स इस ऑब्जेक्ट को लगाएगा। हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगाए तो, या हो सकता है फोर्स ऑफ रिपल्शन का लगाए तो, लेकिन ये दोनों फोर्स को लगाएंगे। किसी बॉडी के पास अगर कोई चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो अपना फोर्स लगाएगा ही। और वो दो तरह का फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर लाइक चार्ज रहता है, सेम चार्ज रहता है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग जाता है। अगर अनलाइक चार्जेस जो होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। तो यहाँ पे कोई एक तो फोर्स लगेगा ही लगेगा हुआ। तो यहाँ पे हमने
इस बॉडी के द्वारा ये फोर्स लगा, इस बॉडी के द्वारा ये फोर्स लगा। अब यही यहाँ पे फोर्स और चार्ज के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया। तो उन्होंने केस फर्स्ट में कहा, उन्होंने केस फर्स्ट में यही कहा कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, जो इन दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, यह क्या होगा, डायरेक्टली दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होगा। इसका मतलब Q1 इंटू Q2, ये उन्होंने कहा था। फर्स्ट केस में कहा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यह समानुपाती होगा। समानुपाती का इंग्लिश लिखा है, देखिए लो। तो ये डायरेक्टली होगा हुआ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक जो होगा Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होगा। ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया गया। फिर उन्होंने केस सेकंड में कहा, केस सेकंड में यही कहा उन्होंने कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसकी बात हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस और फोर्स के बीच उन्होंने रिलेशन बताया। पहला रिलेशन था फोर्स और चार्ज के बीच में, तो यहाँ पे हम बता दिए, और दूसरा रिलेशन उन्होंने फोर्स और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताया। तो वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन्होंने कहा जो फोर्स होगा वो समानुपाती होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा, इनवर्सली होगा। तो 1 डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इतना समझ गए वो आप लोग। अब यहाँ पे बात कहा गया, ये हमें नया थिंग्स मिला कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को समराइज करने पर ये दोनों देख रहे हैं आप लोग, फोर्स सेम है, इसका मतलब इतना बाय इतना तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकालते हैं समराइज करके कि फोर्स जो होगा यह डायरेक्टली क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ये साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। याद रखिए कि जब भी यह साइन हटाएंगे तब वहां पे कांस्टेंट टर्म जरूर लिखेंगे। तो ये साइन चेंज होकर इक्वल का साइन आ जाता है और एक कांस्टेंट के टर्म यहाँ पे आ जाता है, और क्या हो जाता है, Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। इसी को कहा जाता है क्या, हाँ इसी को कहेंगे कूलम्ब्स लॉ। इसे क्या कहेंगे, कूलम्ब्स लॉ कहेंगे। आप लोगों के समझ में आया सब कोई? यहाँ पे साइन का मतलब तो जानते ही होंगे, आप लोगों को हर क्लास में मिला होगा, क्या होता है, हाँ प्रोपोर्शनल होता है, इसी का हिंदी होता है समानुपाती। क्या होता हुआ, समानुपाती। समानुपाती में और सही से देख लीजिएगा आप लोग, हो गया। तो यही उन्होंने थ्योरी दिया था और इसके बारे में हम लोग को इतना ही स्टडी करना था। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेगा, तो हम आप लोगों को बाद में न्यूमेरिकल्स हम सब बताएंगे। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि यही कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। एक ऑब्जर्वेशन का ये निकलता है और एक ऑब्जर्वेशन ये निकलता है, और दोनों केस को समराइज करने पर ये लास्ट यहाँ पे निकलता है, और यही होता है कूलम्ब्स लॉ। अगर कोई पूछे कि K बराबर क्या होगा, तो K आप लोग 6-7 से ही जानते होंगे, यह कांस्टेंट टर्म है। यह क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा।
हो गया। ये के इस साइन को इक्वल में बदलने के लिए लाया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इतना आप लोग जानते होंगे। एक एग्जांपल देते हैं, एक मैग्नेट की बात करते हैं। एक मैग्नेट अगर हम यहाँ पे रख दें, ये मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट हो गया, ये क्या होगा, ये मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक आयरन का नेल रखते हैं, आयरन का नेल यहाँ पे इतना सा रखिए, तो ये आयरन का नेल इस मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब इस मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स जो हो रहा है, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्सपेंड हो रहा है, उसका रीजन यहाँ पे आया, हाँ तब ना ये आयरन का नेल इसमें जाके अट्रैक्ट हुआ। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट हो गया, ये क्या हुआ, मैग्नेट हो गया, ऊपर का नॉर्थ पोल होता है और नीचे का साउथ पोल होता है। एक आयरन का नेल हमने यहाँ पे रख दिया, ये क्या है, आयरन का नेल है, लोहा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि ये आयरन का नेल जो है इस मैग्नेट की ओर जाकर चिपक जा रहा है। इसका मतलब इस मैग्नेट द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, हाँ तब इसको फील्ड खींच रहा है। अगर ये फोर्स यहाँ तक आता ही नहीं तो इसको खींचता ही नहीं, तो इसके द्वारा फोर्स यहाँ तक आ रहा है, इसलिए फिर इस मैग्नेट को हटाकर यहाँ पर रख दे। फिर क्या हुआ, फिर इस मैग्नेट ने इस आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। जब अट्रैक्ट किया, इसका मतलब इसका फोर्स यहीं तक नहीं, यहाँ तक भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारा फोर्स यहाँ तक आ रहा है। तो जिस रीजन तक फोर्स जाता है उसी को फील्ड कहा जाता है। तो ये मैग्नेट द्वारा फोर्स अप्लाई हुआ है इतने सारे रीजन तक, तो इस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। लेकिन वही इलेक्ट्रिक द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आगे समझ में आप लोगों को? आइए अब कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो वही यहाँ पे हम लिखे एनी रीजन where force of attraction या repulsion is experienced by another charge due to any charge, this region is called electric field। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जिस क्षेत्र, जहां क्षेत्र तक लगता है, जिस जहां रीजन तक लगता है, उसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। आगे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, हाथ वाला यहीं तक जा रहा है, तो ये पूरा रीजन तक हाथ पहुंच रहा है कि नहीं। अब यही रीजन हमारा फील्ड हो जाएगा। यहाँ तक हाथ गया, ये रीजन मेरा फील्ड हो गया, यहाँ तक गया, वो पूरा रीजन मेरा फील्ड हो गया। तो जहां तक फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स का फील्ड कहते हैं। एग्जांपल में देखिए, ऐसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल वायर रखा हुआ है, ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल, ये क्या है, वायर है, ये इलेक्ट्रिकल वायर है। अब इनके द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर समझ में। और ये यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ इस इलेक्ट्रिकल वायर में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस इलेक्ट्रिकल वायर में इस सारा इसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जहां तक अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इस फील्ड में अगर हम कहीं भी जाए तो हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाएगी, अगर समझ। या इस फील्ड में हम कोई अदर चार्ज रख दें तो या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल्स होगा। लेकिन वही हम यहाँ पे चार्ज रखते तो ना अट्रैक्ट होगा ना ही रिपल्स होगा। इसका मतलब इसका रीजन यही तक है। तो इस सारे रीजन जो बना है, ये पूरा रीजन, इसी रीजन को हम लोग, इसी फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसे हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, होगा ए जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इतना समझ गए आप लोग।
इसको नोट आप लोग कीजिए, फिर अगला टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है यह जानना है। तो यहाँ पे हम लिखाए हुए द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके कहने का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, अगर हम अदर स्पेस से अगर हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, उनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हुआ और जो वर्क डन हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पहले कुछ एग्जांपल से समझेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर है या एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग रख लिए क्या, ए रख लिए। इसके अंदर तो कुछ चार्ज होगा, तो हमने मान लिया क्यू क्या है, एक चार्ज है। यहाँ पे क्यू क्या होगा, क्यू एक चार्ज है। अब इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है इसके अंदर। तो मान लेते हैं यह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, या क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड करने का अर्थ हुआ कि इसके द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जहां तक फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे मेनली हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो, मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख लिया बी। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर लेकर आएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे, तो हो सकता है कि यह सेम चार्ज वाला हो। सेम चार्ज जब होगा तो यह इसको अपने अंदर नहीं ना लेगा, इसको रिपल्स न करेगा कि तुम दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ। इसका तो हुआ कि इसके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इधर तो जाएगा नहीं, ये अपना इधर फोर्स लगाएगा और इस ऑब्जेक्ट को दूर फेंकेगा। लेकिन हम अपना फोर्स लगाएं और इसको इधर लाएं, समझ आ रहा है? हाँ, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ हमारा, क्या हुआ, वर्क डन हुआ वो, और जितना चार्ज इसमें यूज हुआ वो क्यू, इसका रेशियो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो और दूसरे जगह से ऑब्जेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो वहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, वर्क डन, टोटल चार्ज, जो चार्ज अप्लाई हो रहा है उसके रेशियो के बराबर होता है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इतना समझ में आया? तो इस तरह से डायरेक्टली हमारा एक फॉर्मूला निकल गया, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, अर्थात जो काम किया गया है वो बाई चार्ज, जितना चार्ज लगा है, जितना चार्ज है उसका रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बात करते हैं, इसे V से इंडिकेट किया जाता है, और वर्क डन को W से इंडिकेट किया जाता है, और चार्ज को Q से इंडिकेट किया जाता है। यह निकल गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। अगर अब वर्क डन निकालना हो, अगर इन तीनों में से कोई दो कंपोनेंट दिया हो, तीसरा निकालना हो तो इजीली निकल जाएगा। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज दिया है, वर्क डन निकाल देना है, तो इस चार्ज को उधर भेज देंगे, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे अकेले वर्क डन बच जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q होगा।
याद करके लिख दे रहे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो हमेशा जानिए आप लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसका एसआई यूनिट हमेशा वोल्ट ही होता है। एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट होता है जिसे हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। किस चीज से इंडिकेट करते हैं, V से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, चूंकि 1 वोल्ट जो होता है होगा वर्क डन कैसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो 1 जूल जो होता है 1 चार्ज 1 क्यू, यहाँ पे चार्ज ही रहेगा, इसका कोई नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जूल और उसके बाई में हम लोग चार्ज ही देंगे, लेकिन चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम्ब होता है। तो 1 सी हो जाएगा। तो ये रहा 1 वोल्ट। इसका मतलब होता है कि यूनिट चार्ज में किया गया वर्क डन यूनिट हो तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये रहा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, इसलिए इसे V से डिनोट किया जाता है। हो गया बाबू। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें है क्या कि दूसरे जगह से ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, लेकिन इसमें जो सर्किट बना होता है तो उसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को जब ले जाते हैं तो वर्क डन जो होता है यूनिट चार्ज में, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सेल हो गया, इसे हम लोग सेल कहेंगे। यहाँ पे होगा पॉजिटिव और यहाँ पे होगा निगेटिव। तो ये 6 वोल्ट का बैटरी है। ये कितने वोल्ट का बैटरी बाबू, ये 6 वोल्ट का। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव 6 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव 6 वोल्ट होगा और यहाँ पे निगेटिव 6 वोल्ट होगा। ठीक है, और ये वायर लगा हुआ है। ये क्या लगा है बाबू, वायर लगा हुआ है। अब इसको ऊपर तक लेकर जाते हैं ऐसे मान लीजिए, और एक बल्ब हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। एक बल्ब हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे होगा, तो बल्ब हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो हो गया सर्किट। अब क्या होगा कि यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले ही बताए हुए हैं कि चार्ज जो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो मेनली यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बाबू कि यहाँ से चार्ज जो जा रहा है, ऐसा चार्ज जाएगा, ये चार्ज जब जाएगा और हायर से जब तक लोअर में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब कि चार्ज एक पॉइंट एंडिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ही जाता है, तब इलेक्ट्रिकल टूल्स अपना वर्क करता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसका मतलब कि 6 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, टोटल कितने वोल्ट हुए होगा ये बताइए लोग। तो 6 वोल्ट के है और 6 वोल्ट के है, तो टोटल कितना हुआ, 12 वोल्ट। इसका मतलब एक चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो उनके बीच में टोटल चार्ज जो होता है, टोटल पीडी जो होता है, वह उसके चार्ज का एडिशन होता है, टोटल चार्ज का एडिशन होता है।
तो यहाँ पे चार्ज कितना है 6 वोल्ट और यहाँ पे चार्ज कितना है 6 वोल्ट, तो टोटल कितना होगा 12 वोल्ट हो जाएगा। आगे समझ में। अब वो इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ना चार्ज को लेकर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन लेकर जाए तो उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाएगा समझ में। तो बस इतना ही जानिए, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज जाता है तो उसके अंदर जो वर्क डन होता है वो और चार्ज का रेशियो ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे इससे फॉर्मूला क्या निकलता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन, जो वर्क डन होता है वो रेशियो चार्ज इसके बराबर होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको पीडी से इंडिकेट करते हैं और इसको वोल्टेज भी कहा जाता है, इसलिए इसे V से भी इंडिकेट करते हैं। और वर्क डन को किसी से W से और चार्ज को Q से इंडिकेट किया जाता है। अब हो सकता है कि इसमें न्यूमेरिकल्स आएगा तो चार्ज आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा, आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव की है तो उसका वर्क डन, सॉरी उसका पीडी बताइए। तो यहाँ पे टोटल चार्ज निकालने के लिए, क्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यह इसका फॉर्मूला होता है। इतना तो समझ गए आप लोग हुआ। अब यहाँ पे मेनली हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या, अब हम लोग इसका एसआई यूनिट जानेंगे। तो एसआई यूनिट तो जानते हैं आप लोगों को पहले ही बताए हुए कि वोल्ट ही होता है, इसका भी वोल्ट उसका भी वोल्ट। तो इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम लोग इसमें बनाएंगे क्या हुआ टॉपिक, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या टॉपिक बनेगा हुआ, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से पीडी भी कहते हैं, भी कहते हैं, क्या होगा तो हम लोग जानते हैं पीडी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। क्या हुआ, वर्क डन बाय चार्ज होता है। क्या होता है हुआ, वर्क डन बाय चार्ज होता है। इसका मतलब पीडी, इसको पीडी कहिए चाहे डी कहिए। वर्क डन को डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं और चार्ज को किस से इंडिकेट करते हैं हुआ, क्यू से इंडिकेट करते हैं। अब हमें एसआई यूनिट निकालना है तो V का V आ जाएगा और हम जानते हैं कि वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। तो जूल पर कूलम्ब इज इक्वल टू वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है हुआ, वोल्ट कहलाता है। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, इज वोल्ट। वे वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग 1 वोल्ट की बात करते हैं तो the ratio of 1 joule by 1 coulomb is known as 1 volt कहलाएगा। आशा उम्मीद है कि इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब एक दो पॉइंट इसमें और भी लिख सकते हैं हम लोग, और वो एक दो पॉइंट हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल, वो क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस
is also known as वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय V, इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं और इसका मेजरमेंट जो होता है वो वोल्ट मीटर से होता है। और अगला स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by V या वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर सर्किट में कहाँ रहता है, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। तो याद रखिए कि वोल्ट मीटर का साइन जो होता है, इसका साइन की बात करें तो वोल्ट मीटर का साइन ऐसे रहता है, V देकर ऐसे कर दिया जाता है। और ये हमेशा सर्किट में जो कंडक्टर जो होता है या जो रेजिस्टेंस जो होता है उसके पैरेलल होता है। और यह इसका स्टेट क्या होता है, पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। किसके पैरेलल, रेजिस्टेंट के पैरेलल या रेजिस्टेंस के पैरेलल। तो यहाँ पे हम उसको दिखा देते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, हुआ यह रेजिस्टेंस हो गया, इसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वोल्ट मीटर इसी के ऊपर पैरेलल हो जाएगा, सीरीज में ये नहीं रहेगा। समझ में आया, ये हो गया पैरेलल। तो ये हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस ये समाप्त हुआ। तो फिर हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में स्टडी करेंगे कितना नोट करना हुआ।